So hey guys, welcome back to our channel that is Academics NEET। बेटा मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मंजिल सीरीज़ में फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड आज है उसका लेक्चर नंबर 5। बेटा लास्ट लेक्चर तक हमने क्या क्या कर लिया था, हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, सही है। लेकिन स्टिल बेटा मैंने आपको ये बात कही थी कि अभी कुछ क्वेश्चंस हमारे स्टिल बचे हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, राइट। तो देखिए नज़रों के सामने आपकी मैंने क्वेश्चन पेश करा है, तो कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पॉज करो भाई वीडियो को एंड सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। चलिए ट्राई कीजिए भाई। ओके बेटा, सो आई थिंक यार आपने सबने ट्राई किया होगा क्वेश्चन। अगर आपका आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है बेटा। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहली चीज़ तो यार कोशिश किया करो जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें उसी टाइम पे मार्क कीजिए वहीं पे क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि फिगर शोज दैट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है, इज ब्रॉट नियर टू अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर्स। ये भी मेटल का स्फीयर है, ये भी मेटल का स्फीयर है। अब ये नहीं कहा क्वेश्चन ने कि दोनों सेम मेटल हैं या डिफरेंट मेटल्स हैं, है ना, बस इतना कह दिया कि दोनों मेटल्स के स्फीयर्स हैं, राइट। क्लैम्प्ड ऑन द इंसुलेटेड स्टैंड्स एंड प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। देखो दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है और ये जो स्टैंड है बेटा ये कैसा है, इंसुलेटेड स्टैंड है। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है बेटा कि चार्जेस इनके अंदर फ्लो नहीं कर सकते, सिर्फ इस मेटल बॉडी और इस मेटल बॉडी के बीच में ही चार्जेस को क्या कर सकते हैं, हम फ्लो करवा सकते हैं। आ रही है इतनी बात समझ में। तो देखिए जो भी क्वेश्चन ने कहा सबसे पहले बेटा उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया कीजिए। ये हमारे पास एक मेटल ए है, एक सेकंड रुको यार इसका ज़रा हाइलाइटर ऑफ करते हैं। दिख रहा है कि आपको हाइलाइटर, अच्छा इरेजर है ये तो, हाइलाइटर का है। क्लोज्ड शेप्स, हाइलाइटर ऑफ करो इसका, ठीक है। चलिए ये जो रंग भर देता है मुझे इससे इरिटेशन होती है थोड़ी सी कोई नहीं। ये ए है, राइट। हमारे पास एक और, अरे यार हमारे पास एक और मेटल स्फीयर है, ये रहा मेटल स्फीयर बी। दोनों को बेटा हमने कॉन्टैक्ट में रख दिया, पास में इनके लेकर आए एक मेटल की रॉड को एंड क्वेश्चन कहता है कि उस मेटल रॉड के पास पॉजिटिव का चार्ज था। कोई दिक्कत? अच्छा जी, चलिए बेटा एक काम करते हैं ना, ए वाले के चार्जेस ए और बी आई थिंक स्टार्टिंग में क्या दे रखे हैं आपको, अनचार्ज मेटल स्फीयर्स दे रखे हैं। दैट मीन्स ए और बी के ऊपर जितना पॉजिटिव का चार्ज उतना ही नेगेटिव का चार्ज। सिमिलरली बेटा बी के पास भी जितना पॉजिटिव का चार्ज उतना ही नेगेटिव का चार्ज। क्या कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? सर कम लग रहे हैं, एक और बना दो भाई। अब ठीक है, अब भी तो न्यूट्रल है, ज़रूरी थोड़ी है कि दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ही होगा। देखो बस वो चार्ज कैंसिल हो जाना चाहिए। यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो मैंने 3 नेगेटिव बना दिए, यहाँ 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो चार्ज तो बैलेंस हो गया। तो दोनों ही क्या है बेटा, ए एंड बी अनचार्ज मेटल बॉडीज हो गई। अब क्वेश्चन आपसे कहता है व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड। कह रहा है कि क्या होगा अगर इस रॉड को पहले हटा लिया जाए स्फीयर्स को सेपरेट करने से। मतलब आपने पहले स्फीयर्स को सेपरेट नहीं किया, आपने रॉड को हटा लिया पहले। सर ये आपको ऐसा लग रहा होगा ना बेटा, समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे इसके बीच में क्या हो सकता है भाई, चार्जिंग बाय इंडक्शन हो सकती है। एक बॉडी, इसको भूल जाओ अभी, है ना, और ये दूसरी बॉडी मान लो, तो बेटा क्या इनके बीच में अट्रैक्शन कैसे होगी, यहाँ पे बेटा इंड्यूस होंगे चार्जेस। ये वाली बात है तो यार आपको पता ही है। पहले मुझे एक बात बताओ, ये तो तब की सिचुएशन है ना जब ये पॉजिटिव चार्ज रॉड थोड़ी दूर है ए एंड बी से, तभी तो अनचार्ज है ये, बताइए। लेकिन बेटा जब आप इस रॉड को पास में लेकर आओगे, जब आप इस रॉड को बेटा पास में लेकर आओगे तब बेटा होगी रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। क्या होगी, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। एक पॉजिटिव मान लो इधर चला गया, यहाँ से एक नेगेटिव इधर आएगा, एक और नेगेटिव इधर आएगा। सर यहाँ से नेगेटिव क्यों आ रहा है बेटा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज रॉड है। और आपको मैंने सिखाई थी ये वाली बात कि जब भी इंडक्शन होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर हमने पढ़ी थी ये वाली बात, क्या कि जो पास वाला एंड होता है वहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, वहाँ पे वो चार्ज आता है जो रॉड के अपोजिट होता है। और जो दूर वाला एंड है मतलब बी वाला स्फीयर,
वहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? सेम चार्ज एज दैट ऑफ द रॉड। क्या ये चीज़ प्रूव हो रही है? देखते हैं। पॉजिटिव यहाँ भागेगा, एक और नेगेटिव यहाँ पर आएगा। सही है वाली बात। तो देखिए यहाँ पे ये वाला एंड कैसा हो चुका है? ये वाला स्फीयर हो चुका है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, राइट। और ये वाला स्फीयर कैसा हो चुका है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सही है। तो रॉड को लाने का इफेक्ट आपको समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने इन स्फीयर्स को अभी सेपरेट नहीं किया, और अगर मैंने सेपरेट नहीं किया और मैं इस रॉड को वापस ले जाऊँ, तो एक बात बताओ, क्या नेगेटिव नेगेटिव अब आपस में रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपल्शन करने लगेंगे? बिल्कुल करने लगेंगे सर। और ये वापस से जो जहाँ था वो वहीं पे पहुँच जाएगा, और दोनों बॉडीज़ क्या हो जाएंगी बेटा? अगेन न्यूट्रल हो जाएंगी। यस सर, ये तो आसान बात थी। सर एक बात बताओ, जब मेटल रॉड यहाँ पे थी तब भी तो इनके बीच में रिपल्शन लग रहा था। बेटा बिल्कुल सही बात है आपकी, तब भी रिपल्शन लग रहा था, लेकिन बेटा रिपल्शन फोर्सेस को बैलेंस कौन कर रहा था? ये अट्रैक्शन फोर्सेस। यहाँ पे बेटा बैलेंस करने के लिए भी तो कोई था। जब आपने रॉड को ही हटा लिया बेटा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है? रिपल्शन लग रहा है। तो इसीलिए बेटा ये रॉड को हटाते ही दोनों बॉडीज वापस क्या हो जाएंगी? न्यूट्रल हो जाएंगी। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर समझ में आ चुका है, राइट। ये ABC है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ भाई, क्या लिखोगे? आप लिखोगे बॉडी A एंड बॉडी B will become न्यूट्रल अगेन। सही है वाली बात। दोनों बॉडीज़, बॉडी A भी एंड बॉडी B भी, दोनों ही क्या बन जाएंगी बेटा? न्यूट्रल बन जाएंगी। चलिए फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट कहता है बेटा, वुड द इंड्यूस्ड चार्जेस बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड इवन इफ द स्फीयर्स हैड डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट कंडक्टर्स। बेटा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अच्छा पहले तो हम समझते हैं कि इंड्यूस्ड चार्जेस क्या होता है। मुझे एक बात बताओ बेटा, जब ये रॉड नहीं थी क्या तब A और B के पास कोई चार्ज था? नहीं था सर, ऑब्वियस है। बट रॉड को लाने से क्या इस A और B दोनों के ऊपर ही कुछ ना कुछ चार्ज आ गया? यस सर। बेटा जो चार्ज इन दोनों पे आया आफ्टर वी ब्रिंग दी रॉड, ओके, तो रॉड को लाने के बाद जो भी चार्जेस इनके ऊपर ज़बरदस्ती हमने क्या करवाए हैं? लेकर आए इन बॉडीज़ के ऊपर, उसी ज़बरदस्ती वाले चार्ज को हम क्या कह देते हैं? हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या आपको वाली बात समझ में आ रही है कि इंड्यूस्ड चार्जेस क्या होता है? बताइए भैया। इंड्यूस्ड चार्जेस कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। क्या कि जो भी आपने चार्जेस को ज़बरदस्ती पैदा करवाया है किसी एक्सटर्नल सोर्स से, उसे ही हम कह देते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे A और B के पास कोई इंड्यूस्ड चार्ज है क्या? नहीं है। क्या यहाँ पे है? बिल्कुल है सर। कितना है बताओगे? सर ये 3। एक बात बताओ, येलो वाले तो ऑलरेडी इसके ही चार्ज है, क्या उन्हें गिनोगे आप इंड्यूस्ड चार्जेस के अंदर? नो सर। लेकिन बेटा जो एक्स्ट्रा नेगेटिव आया है, क्या ये गिना जाएगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे 3 नेगेटिव का चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, और यहाँ पे 3 पॉजिटिव का चार्ज एक्स्ट्रा आया है। सर 2 पॉजिटिव का ही तो आया है। देखो अच्छा डाउट है ये भी कि सर 2 पॉजिटिव का ही आया है ना। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताना बेटा, क्या पॉजिटिव चार्ज जैसी कोई चीज़ होती है इस दुनिया के अंदर? बताओ। सर होती तो है बेटा, लेकिन उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या कोई? मैं आपको समझाता हूँ कि किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है। बेटा एक बॉडी में से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दो तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंकोगे तो 2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। सर बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, A वाली बॉडी के ऊपर तो 3 इलेक्ट्रॉन B वाली के आए हैं। बिल्कुल सही बात है सर, इधर से इधर आ गए। सही कह रहा हूँ मैं? यस सर सही कह रहे हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन आया तो इस वाली बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकल कर गया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकल कर गया है, तो इसके ऊपर तो आया 1e का चार्ज, लेकिन माइनस क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आया है, और इधर से इलेक्ट्रॉन गया है B वाली बॉडी के पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस वाला चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए होते तो इस वाली बॉडी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते, और यहाँ पे प्लस 2e का चार्ज आता, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, और 3 इलेक्ट्रॉन गए होते तो इस पे माइनस 3e का चार्ज और इस पे प्लस 3e का चार्ज। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ बेटा कि चाहे साइज़ कितना ही बड़ा हो दोनों का,
क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है बेटा, कंजर्व्ड है। हम बाहर से ना कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना बाहर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो बेटा चाहे इन दोनों स्फीयर्स का साइज कुछ भी हो, कुछ भी, आपको उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे उतना ही पॉजिटिव का चार्ज यहाँ पे आएगा और उतना ही नेगेटिव का चार्ज यहाँ पर आएगा। और बेटा उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ऑब्वियसली बेटा साइन डिफरेंट होगा, एक के ऊपर प्लस का और एक के ऊपर नेगेटिव का आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का अमाउंट तो सेम ही है ना। एक बात बताओ, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकले तो जाएंगे तो यहीं पे, तो दोनों के ऊपर 1 1 का चार्ज आएगा। और फिर अदरवाइज अगर 2 गए तो 2 का चार्ज आ जाएगा, 3 गए तो 3 का चार्ज, ऐसे ही n गए तो n का ही चार्ज यहाँ पर आएगा। बस यहाँ पे +n, यहाँ पे -n का चार्ज होगा। तो दैट मीन्स बेटा साइज इनका मैटर नहीं कर रहा, चाहे स्फीयर्स का साइज कुछ भी हो, जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या लग रही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं बेटा वो जा तो यहीं पे रहे हैं, और ये पूरा पार्ट है बेटा एक सिस्टम का। तो सिस्टम में से ना हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो मुझे बस एक बात बता दो, क्या इंड्यूस चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा या डिफरेंट होगा? बिल्कुल बेटा, अभी अभी हमने बात करी, वो क्या होगा, इक्वल होगा। और इसका आंसर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप लिख लो यहाँ पे, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज the magnitude of induced charges will be equal। आ गई इतनी बात समझ में? बताइए। तो चलिए, इतना लिख लिया होगा आई होप आपने। थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन ने बोला है, अगर वो डिफरेंट कंडक्टर्स हुए तो। बेटा बस मुझे एक बात बता दो, कंडक्टर्स कौन होते हैं? बेटा अगर हम इस रिस्पेक्ट में बताना, चार्जेस के रिस्पेक्ट में, कंडक्टर्स कौन होते हैं बेटा? जो अपने अंदर से चार्जेस का फ्लो अलाउ कर दें, जो उनके फ्लो को ना रोकें। तो देखो कंडक्टर का तो बस इतना ही काम होता है बेटा, क्या कि वो अपने अंदर से अलाउ कर दे। और सिंस बेटा दोनों ही कंडक्टर हैं, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता बेटा कि वो किस मेटल के कंडक्टर हैं, बस वो मेटल कैसा होना चाहिए बेटा, कंडक्टिंग होना चाहिए। और क्वेश्चन साफ कह रहा है बेटा कि वो कंडक्टिंग है, क्योंकि तभी तो कंडक्टर्स हैं। तो दैट मीन्स बेटा वो चार्जेस को अपने अंदर से अलाउ कर देगा पास होना, राइट। तो दैट मीन्स तब भी क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे बेटा वो तभी जा पाएंगे जब दोनों क्या हो, कंडक्टर हो। तो अगर वो डिफरेंट कंडक्टर भी हैं तो दोनों तो अलाउ करेंगे ही मूवमेंट, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एक इंसुलेटर हो जाता तो दिक्कत हो जाती बेटा, बिकॉज बी वाला, अगर मान लो बी वाला इंसुलेटर होता तो बेटा बी वाला अपने अंदर से चार्जेस का फ्लो अलाउ नहीं करता, तो बेटा कुछ भी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता। जिसके ए के चार्जेस ए के पास ही रहते और बी के चार्जेस बी के पास ही रहते, दोनों बॉडीज़ हमेशा ही क्या रहती, न्यूट्रल रहती। चलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल हैपन इफ़ द स्फीयर्स आर सेपरेटेड फर्स्ट एंड देन द रॉड इज़ रिमूव्ड। देखो अब एक बात बताओ मुझको, जब आप बेटा रॉड को ले आए थे तो ए के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ गया था और बी के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ गया था, सही है। अब आपने पहले क्या किया, इनका कॉन्टैक्ट हटा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आपने कॉन्टैक्ट हटाया और बेटा इस रॉड को आप वापस ले गए, अब क्या चार्जेस हवा में उड़कर भी एक दूसरी बॉडी के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते सर, ऑब्वियसली। तो दैट मीन्स बेटा बॉडी ए क्या बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड बॉडी बी क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। कुछ समझ में आया? आई होप यार। थर्ड बात को समझना तो देखो आसान सी बातें हैं, 12th क्लास के बच्चे हो एंड देन ड्रॉपर्स हो, ठीक है, तो इतना तो समझ में आना चाहिए मैं कह क्या रहा हूँ। तो बॉडी ए इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड एंड बॉडी बी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। आ गई यहाँ तक सारी बातें समझ में? तो देखो पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 आज का, हमने ईजिली सॉल्व कर लिया। एंड ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, ऐसे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जस्ट बिकॉज बेटा क्वेश्चन देखो आसान, कुछ भी मुश्किल थोड़ी पढ़ा है आपने। बेटा नीट की यही दिक्कत है कि वो क्वेश्चन आसान पूछेगा लेकिन दे आर हाईली कंसेप्चुअल। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं, लेकिन बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पे कैसे होंगे, कंसेप्ट बेस्ड। कॉन्सेप्ट में ही बेटा बिगड़ी होती है दुकान बच्चों की, और इसीलिए बेटा गलत होते हैं क्वेश्चंस। तब तो आसान आसान से क्वेश्चन हैं। फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन स्फीयर।
देखो राइटिंग समझ नहीं आ रही, हाँ बोल रहा हूँ आपके लिए। फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन स्फीयर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। जब आप स्विच को क्लोज करोगे तो आपको बताना है कि फाइनल चार्ज कितना आएगा। तो करिए सॉल्व। क्लोजिंग की स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई नहीं बेटा, अब सही है ना। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। भाई वीडियो पॉज, क्वेश्चन सॉल्व। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कि जब क्या फाइनल चार्जेस होंगे दोनों स्फीयर के ऊपर जब आप स्विच को क्लोज कर देंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था इसका तो मैंने आपको। देखो मुझे एक बात बताओ, जब ये बेटा बंद हो जाएगी तो क्या यहाँ पे हम चार्जिंग बाय कंडक्शन लगा सकते हैं? बिकॉज दोनों बॉडीज़ के बीच में हमने कॉन्टैक्ट बना दिया। बेटा वायर तो अपने अंदर से चार्जेस का फ्लो अलाउ करती है, तो दैट मीन्स दोनों बॉडी के बीच में क्या बन चुका है, एक कनेक्शन है, राइट। तो दोनों बॉडीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में हैं। दैट मीन्स आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं भाई? देखिए सबसे पहले आप निकालिए क्यू ऑफ सिस्टम। याद आ रहा है कोई फॉर्मूला? आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा तो मैं भी आपको याद दिलाऊंगा। क्यू ऑफ सिस्टम क्या होगा मुझे बताओगे? बेटा पहली बॉडी के ऊपर 6 कूलम का चार्ज है एंड दूसरी बॉडी है इनिशियली अनचार्ज्ड, तो 6 कूलम प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, यही होता है क्यू सिस्टम। नहीं सॉरी, 6 प्लस 0 दैट इज़ 6 कूलम। मैं एवरेज निकालने लग गया था गलती से। ठीक है 6 कूलम, तो ये तो हो गया बेटा क्यू ऑफ सिस्टम। सही है। क्यू ऑफ सिस्टम मतलब टोटल चार्ज कितना है बॉडीज़ के ऊपर मिला के। क्यू ऑफ सिस्टम निकल गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपको निकालना है बेटा फाइनल चार्ज। अब सबसे पहले इनिशियल चार्जेस लिख लीजिए। देखो इनिशियल चार्ज लिख लो, बॉडी B1 एंड B2 या फिर स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2 भी मान सकते हो। स्फीयर 1 स्फीयर 2, स्फीयर 1 के ऊपर 6 कूलम का था एंड स्फीयर 2 के ऊपर 0 कूलम का था। लेकिन बेटा फाइनल चार्जेस के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। S1 के ऊपर अगर आपको निकालना है तो आप लगाओगे R1 रेडियस ऑफ फर्स्ट वाला स्फीयर अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में क्यू ऑफ सिस्टम, और स्फीयर 2 के ऊपर निकालना है तो आप लगाओगे R2 अपॉन में, देखो बाकी तो सेम ही रहेगा, R1 प्लस R2 इंटू में क्यू ऑफ सिस्टम। पहले बताओ ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है? और नहीं आ रहा तो बेटा ये आपकी गलती है या आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, और अगर देखे तो आपने ढंग से उनको रिवाइज नहीं किया। तो प्लीज़ करके आइए रिवाइज, वरना तो यार कुछ बात नहीं बनेगी। अब एक काम करते हैं, हम S1 के ऊपर कितना चार्ज आएगा वो निकालते हैं। रेडियस कितना दे रखा है? 2R दे रखा है उसका, क्या तो R1 की वैल्यू हो गई 2R अपॉन में बेटा R1 प्लस R2 होता है, तो दूसरे वाले स्फीयर की वैल्यू है R, तो 2R प्लस R इंटू में क्यू ऑफ सिस्टम बेटा आया था हमारा 6 कूलम, तो 6 से आप मल्टीप्लाई इसको करवा दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। देखिए 2R अपॉन में 3R इंटू में 6, R से R कैंसिल, 3 2 जाए 6, सॉल्व कर लेना इसको, इतना तो कर लोगे, तो 4 कूलम आ जाएगा आंसर। और S2 कितना आ जाएगा? एक बात बताओ बेटा मुझको, टोटल चार्ज था 6, पहले वाले स्फीयर के ऊपर आ चुका है 4 कूलम, तो दूसरे वाले के पास आ जाएगा 6 माइनस 4 दैट इज़ 2 कूलम। और आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, देखो R अपॉन में 3R इंटू में 6 कर दोगे, R से R कैंसिल, 3 2 जाए 6, तो 2 कूलम आएगा। फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन द स्फीयर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जो कि हमने निकाल के दे दिया कि S1 के ऊपर आएगा 4 कूलम एंड S2 के ऊपर आएगा 2 कूलम का फाइनल चार्ज। आई डोंट थिंक यार इस तरह से क्वेश्चन में कोई दिक्कत एज सच आपको होनी चाहिए, क्योंकि सच में आसान सा क्वेश्चन था, राइट। चलिए बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, पिछली बार अनचार्ज दे रखा था। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर ऑन क्लोजिंग द स्विच। तो आपने स्विच क्लोज कर दिया तो आपको बताना है कि कितना चार्ज इधर से इधर फ्लो करा या फिर इधर से इधर फ्लो करा। सेम क्वेश्चन है, इनिशियल चार्जेस दे रखे हैं आपको, फाइनल चार्जेस निकाल लीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए। ला 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 ला, हो गया। चलिए कोशिश करते यार क्वेश्चन को निपटाने की। सबसे पहले आपको क्या बताएंगे हम, भाई इनिशियल चार्जेस कितने थे। यहाँ पे बस एक गलती हो सकती है बेटा, क्यू ऑफ सिस्टम निकालने में आप गलती कर सकते हैं कि ऐड करा जाए दोनों चार्जेस को या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो देखिए इनिशियल चार्जेस बेटा अगर मैं निकालूँ स्फीयर 1 के ऊपर एंड
स्फीयर 2 के ऊपर, तो मुझे ऑलरेडी गिवन है 25 कूलम एंड -4 कूलम, 25 कूलम एंड -4 कूलम। भैया यहीं से आप क्या निकाल सकते हो, क्यू ऑफ सिस्टम निकाल सकते हो, दैट इज़ 25 प्लस -4, दोनों को ऐड करना होता है, तो एक को 25 और एक को -4 की तरह ऐड करिए, तो 21 कूलम आपका क्या आ जाएगा बेटा, क्यू ऑफ सिस्टम। अब बेटा जिसने 29 लिख दिया है उसने गलती कर दिया है, जस्ट बिकॉज बेटा यहाँ पे साइन डिफरेंट था चार्जेस का, इसलिए आप ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो देखिए अब कुछ नहीं करना आपको बेटा, फाइनल चार्ज निकाल लो किसी भी एक स्फीयर पे, तो मैं निकाल रहा हूँ S1 पे ही, ठीक है। क्या होगा भाई, S1 के ऊपर फाइनल चार्ज R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में क्यू ऑफ सिस्टम, सही है। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2R, एंड दूसरा वाला अभी भी आपको R ही दे रखा है, तो देखिए 2R अपॉन में 2R प्लस R, एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 21 से, तो कितना आंसर आएगा इसको सॉल्व करके, देखिए ये नीचे वाला हो जाएगा 3R, इस R से ये R कैंसिल, 7 3 जा 21, तो 14 कूलम आ जाएगा आंसर। अब भाई इतना तो सॉल्व करना भी आना चाहिए, मैं आपको मैथ्स सिखाने बिल्कुल नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, ये और मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस चीज़ के अंदर, मैथ्स बेटा आपको खुद करनी है, सॉल्व करना खुद आना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस बेटा वो बहुत मुश्किल इक्वेशन नहीं है कोई, ये तो भाई इतना तो आना चाहिए, नीट भी क्लियर करना है ना। चलिए तो मुझे एक बात बताओ, चार्ज फ्लो कितना करा होगा, आपसे इस बार चार्ज नहीं पूछा है, फाइनल चार्ज नहीं पूछा, पूछा बताओ कितना चार्ज फ्लो कर गया। मुझे बस एक बात बताओ, पहले यहाँ पे 25 कूलम का चार्ज था, अब यहाँ पे कितना चार्ज हो चुका है, 14 कूलम का चार्ज हो चुका है, तो मुझे एक बात बताओगे ऐसा हुआ कैसे भाई, कुछ चार्ज बेटा फ्लो कर गया, और कितना फ्लो करा, 25 माइनस, देखो पहले 25 था इसके ऊपर, अब कितना बचा, अब बचा 14, राइट, पहले 25 था अब बचा 14, दोनों को माइनस कर दो, वो समझ में आ जाएगा कितना चार्ज इसमें से निकल गया होगा, आ रही है बात समझ में, यस सर, 25 माइनस 14 दैट इज़ 11 कूलम। तो यार आई थिंक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, जल्दी टेप डालो सब कुछ। चलिए 11th क्वेश्चन बेटा आपकी नज़रों के सामने, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर बेटा आप इसकी लैंग्वेज से ना डरो, ठीक है। आधे बच्चे बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाएंगे कि सर ये क्या पूछ लिया, पता नहीं इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, और जब आप सॉल्व करेंगे, सच बता रहा हूँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए वीडियो पॉज, क्वेश्चन सॉल्व एंड मुझे आंसर बताइए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम आंसर को। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है बेटा वैसा वैसा हम ड्रॉ करते चलेंगे, आर चार्ज्ड बाय इंडक्शन एंड देन सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस। स्फीयर 1 के ऊपर उन्होंने कहा कि पॉजिटिव क्यू का चार्ज है, ये हमारा स्फीयर 1 है और इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव क्यू का। स्फीयर 2 के ऊपर चार्ज है -q का, और तीनों देखो दोनों आइडेंटिकल दे रखे हैं, ठीक है, -q का, एंड ये सेकेंड चार्ज है। अ थर्ड स्फीयर इज़ इनिशियली अनचार्ज्ड, कुछ नहीं कह रखा उसके बारे में, तो वो भी क्या है बेटा आपका आइडेंटिकल ही मानना होगा आपको, और इनिशियली क्या है बेटा अनचार्ज्ड, 0 चार्ज है इसके ऊपर। अब इसने कहा कि आपने स्फीयर 3 को टच करवाया स्फीयर 1 से, तो भाई सबसे पहले कंडीशन लिख लीजिए, स्फीयर 3 एंड 1 को आपने क्या करा दिया, वन को आपने कराया टच, ओके सर। जैसे ही बेटा आपने स्फीयर 1 एंड 3 को टच करवाया तो होगा क्या बताओ, देखो स्फीयर 1 के ऊपर बेटा +q का चार्ज था, और स्फीयर 2 के ऊपर इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं था, है ना, यस सर। तो बेटा कंडक्शन होगी नहीं होगी इन दोनों के बीच में, बिल्कुल होगी सर। तो ये स्फीयर 1 था, ये स्फीयर 3 था, बेटा कंडक्शन हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था बेटा कि कंडक्शन के अंदर जब दोनों आइडेंटिकल वो दे रखे होते हैं स्फीयर्स, तो बेटा आपको क्या करना है, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना होगा, सही है। तो देखिए ये स्फीयर 1 था, स्फीयर 3 था, जब आप दोनों को सेपरेट करेंगे बेटा आप, तो बताओ इनके ऊपर चार्जेस कितने आ जाएंगे, तो फॉर्मूला लगा दो भाई, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2। Q1 कितना है बेटा, Q1 किसी भी पहले वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज, तो Q है वो, और दूसरे वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है
0, तो Q2 कितना हो जाएगा 0, और इनको डिवाइड कर दो तो आ जाए अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा बेटा दोनों स्फीयर के ऊपर चार्जेस, दोनों स्फीयर के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे बेटा Q/2 Q/2। अब दोनों स्फीयर के ऊपर चार्ज हो चुका है बेटा Q/2, कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या पूछा है भाई, अब आगे बोला इन्होंने कि एंड देन, देखो देन मतलब इसके बाद आपने टच करवाया स्फीयर 2 से, किसको? स्फीयर 3 को ही। तो स्फीयर 3 को अब आपने टच करवा दिया बेटा किससे? स्फीयर 2 के साथ। तो आ जाओ टच कराते हैं पहले तो। देखो ये रहा आपका स्फीयर 2, और बेटा इस बार स्फीयर 3 ये है, पहले अनचार्ज था लेकिन अब क्या हो चुका है स्फीयर 3, इसके ऊपर चार्ज आ चुका है Q/2 का। कैसे आया वो चार्ज? जस्ट बिकॉज आपने क्या कराया था, अभी ऑलरेडी आप एक बार टच करवा चुके हैं उसको चार्ज स्फीयर 1 के साथ, और स्फीयर 1 के साथ चार्ज करवाने पे उसके पास भी कुछ चार्ज आ गया था, और वो चार्ज था बेटा Q/2 अमाउंट का। सही है? यस सर सही है। अच्छा एक कंडीशन और लिख लो कि ये कंडीशन है क्या। स्फीयर 3 एंड 1, कॉपी करें इसको, इस बार आपने टच करवाया स्फीयर 2 एंड 3 को, तो स्फीयर 3 एंड 2 लिख लेता हूँ। सही है? यस सर। अब बेटा एक बात बताओ, फिर से क्या होगा, दोनों के ऊपर रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस हो जाएगी, ठीक है? तो हम ऐसे ही कॉपी करते हैं, इसको भी कॉपी किया और यहाँ पे कर लिया इसको पेस्ट, और अब इनके नीचे इनके चार्जेस लिख दो। 1 को रिमूव करके यहाँ पे लिख देते हैं 2। सही है? अब भी बेटा चार्जेस के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो सेम ही फॉर्मूला होगा Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2। बेटा Q1 कितना है इस बार? Q1 है सर -Q, बिल्कुल। और Q2 कितना है सर? Q/2। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहीं तक छोड़ देते हैं। बेटा इसको डिवाइड बाय 2 करना नहीं भूलना है, वरना आंसर गलत आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, देखो इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा -Q/2, और अपॉन में 2 है तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा दोनों स्फीयर के ऊपर चार्जेस आ जाएगा -Q/4 और -Q/4 का। सही है? तो इन्होंने फाइनल चार्जेस पूछे थे भाई, वो निकल गए हमारे फाइनल चार्जेस। बताइए कितने कितने आए फाइनल चार्जेस। स्फीयर 1 के ऊपर क्या चार्ज आया भाई फाइनल? देखो स्फीयर 1 के ऊपर जो चार्ज है फाइनल वो यही है, दैट इज़ Q/2। Q/2। स्फीयर 2 एंड 3 का जो चार्ज है वो इक्वल है, एंड दैट इज़ -Q/4। सही है? यहाँ से बेटा आप एक चीज़ और देख सकते हो, वैसे एक बार ज़रा ये इनिशियल चार्जेस थे ना तीनों, इनको ऐड करो, पूरे को ऐड करो। अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूँ, ज़रा ऐड करना है इसको। सर ऐड करते हैं सर, 0 आ जाएगा, -Q और सॉरी +Q -Q 0, और 0 ऐड करोगे तो 0। ज़रा फाइनल चार्जेस को ऐड करो, करना। देखो 2 और 3 को जब ऐड करोगे तो आ जाएगा -Q/4 प्लस -Q/4, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -Q/2। -Q/2 और +Q/2 सर कैंसिल, तो फाइनल चार्ज भी कितना रहा? 0। बता सकते हो इसका रीज़न? बिल्कुल बेटा, इसका रीज़न है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने अगर इसको एक सिस्टम माना तो बेटा ना इधर कोई इलेक्ट्रॉन आया ना इधर कोई इलेक्ट्रॉन गया, इस सिस्टम के बाहर आया ना कोई इलेक्ट्रॉन, ना इस इलेक्ट्रॉन के इस सिस्टम के बाहर से कोई अंदर गया इलेक्ट्रॉन। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे भी क्या हो गया? वैलिड हो गया। चलिए क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। बेटा मैं तो टाइम भी नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि करोड़ों बार मैंने ही बता दिया आपको। Q = NE। बेटा आपको चार्ज दे रखा है 1 कूलम, N आपको निकालना है, और E की वैल्यू दे रखी है 1.6 × 10⁻⁻19। इतना ही होता है ना E की वैल्यू। बेटा यहाँ से जब आप N निकालोगे, मैंने आपको बताई है वाली वैल्यू 1/1.6 × 10⁻⁻19, दैट इज़ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर आता है। मैंने आपसे कही भी है ये वाली बात कि इस वैल्यू को याद रखें, इस वैल्यू का बहुत यूज़ होता है। आपकी मर्ज़ी है, देखो मुझे याद हो गई थी अपने टाइम पे, जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था तो ये वैल्यू मुझे याद रहती थी। आप भी कर सकते हो तो कर लो, और भूल जाओगे तो मत करो। ओके, अनदर क्वेश्चन इज विच इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। बताइए सर, पहले तो ये बताओ कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि हमको इलेक्ट्रिफिकेशन का एक ट्रू टेस्ट बताओ। सर मतलब, इसका मतलब है बेटा कि आपको एक बॉडी पकड़ा दी, मैंने आपको एक स्फीयर पकड़ा दिया, और मैं कह रहा हूँ मुझे बताओ कि स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज है या नहीं, बस मुझे ये बताओ। सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। सर अगर मेरे पास एक स्फीयर ए है
और मैं क्या करूँगा सर, एक दूसरा स्फीयर ले आऊँगा यहाँ पे बी, और बी वाले को मैं चार्ज रखूँगा ऑलरेडी, और सर मैं देखूँगा कि अट्रैक्शन या रिपल्शन अगर हो रही है दैट मीन्स ए के ऊपर चार्ज है, अदरवाइज ए के ऊपर चार्ज नहीं है। यही सोच रहे हो आप? तो ये क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। इन्होंने पूछा कि अगर दो बॉडीज़ आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्ज है, और अगर दो बॉडीज़ आपस में रिपेल कर रही हैं बेटा तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्ज है? सर अजीब सा क्वेश्चन है थोड़ा सा बेटा, इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन, एक तगड़ा क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट में डायरेक्टली आ सकता है, और मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर आएगा रिपल्शन। सर कैसे? अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे, लेकिन आपसे डायरेक्टली क्या, और सुनना, जो भी बच्चा सोच रहा है कि चलो याद रखूंगा रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन और आगे बढ़ा दे वीडियो को, सबसे बड़े गधे हो गए, क्योंकि एजर्शन में आएगा ये बेटा, इसका रीज़न भी देना है आपको। सुन लेना, लिख लेना कॉपी के अंदर बस, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बताने वाला कि आपको समझ ही ना आए, बड़ी सिंपल सी बातें बताऊँगा। देखिए मान लो आपके पास एक स्फीयर ए था, ठीक है, और ये रहा बेटा एक स्फीयर बी। बेटा स्फीयर ए के बारे में आपको पता लगाना है कि स्फीयर ए के ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है। तो आप क्या करोगे बेटा, एक ऐसी बॉडी लेकर आओ, पास में उसके स्फीयर या रॉड कुछ भी ले आओ जो आपको ऑलरेडी पता है कि चार्ज है। तो मान लो मैंने उसको मान लिया पॉजिटिवली चार्ज, आप उसको नेगेटिवली चार्ज भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा सर अगर ऐसा होगा बेटा तो होगा क्या उससे? सर ए जो है, हम मान लेते हैं बेटा ए जो थी वो क्या थी, न्यूट्रल बॉडी थी। क्या थी वो? न्यूट्रल बॉडी। अब बेटा न्यूट्रल बॉडी थी तो ना उसको अट्रैक्शन शो करनी चाहिए ना रिपल्शन शो करनी चाहिए, बिकॉज बेटा एक बॉडी जो कि चार्ज है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन तो तभी शो करेगी ना जब ए बॉडी भी चार्ज हो, दोनों बॉडीज़ को चार्ज होना चाहिए। अगर आपके मन में भी यही है ना बेटा, तो आज ही बेटा मैं इस चीज़ को दूर कर दूंगा। देखो याद रखना एक बात कि मान लेते हैं चलो ये वाली बॉडी कैसी थी बेटा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, दैट मीन्स बेटा इट्स अ न्यूट्रल बॉडी। लेकिन बेटा पॉजिटिव जब आप यहाँ पे ले आए तो इसकी वजह से होगा क्या, जो इसका पॉजिटिव होगा बेटा एक कोने में चला जाएगा दूर, और जो इसका नेगेटिव चार्ज होगा बेटा वो पास आने की कोशिश करेगा। क्यों? बिकॉज पॉजिटिव को मिल रही है रिपल्शन, है ना। कौन दे रहा है सर इस पॉजिटिव को रिपल्शन? बेटा ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल्शन दे रहा है, इसलिए वो दूर चला गया, और नेगेटिव वाला अपने पास बुला रहा है, तो नेगेटिव वाला पार्ट पास में आ गया। बेटा ये वाली बॉडी कैसी थी हमारी? ये बॉडी थी न्यूट्रल, ये थी हमारी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, कुछ भी ले सकते हो। अगर आपने बेटा यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी ली होती तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता और यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, बात फिर भी सेम रहती। सर मैं बताना क्या चाहता हूँ अब वो समझो। बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये होगा बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या कर लेंगे, अट्रैक्शन शो करने लग जाएंगे। बताओ कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये है अट्रैक्शन। दैट मीन्स बेटा ये एक न्यूट्रल बॉडी और बेटा एक चार्ज्ड बॉडी आपस में क्या शो कर सकती है, अट्रैक्शन शो कर सकती है। तो आपको याद भी रखनी है बेटा, या न्यूट्रल बॉडी एंड अ चार्ज बॉडी ऑलवेज शो अट्रैक्शन। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव का ही चार्ज हो, नेगेटिव का भी हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव होता अगर तो यहाँ पे पॉजिटिव आता, और नेगेटिव और पॉजिटिव भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते। कुछ समझ में आ रहा है चल क्या रहा है ये? तो बेटा मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि एक न्यूट्रल बॉडी और एक पॉजिटिवली चार्ज या फिर एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी, है ना, मतलब एक न्यूट्रल बॉडी एंड एक चार्ज्ड बॉडी आपस में हमेशा अट्रैक्शन शो करेंगे। दैट मीन्स बेटा अट्रैक्शन तो एक न्यूट्रल बॉडी भी शो कर रही है, तो अगर कोई दो बॉडीज़ आपस में अट्रैक्शन शो कर रही हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों बॉडीज़ पक्का 100% चार्ज्ड हैं। नहीं कह सकते बेटा आप ये वाली चीज़। हो सकता है उनमें से कोई एक बॉडी चार्ज हो और एक बॉडी न्यूट्रल हो, तब भी तो अट्रैक्शन शो हो रही है ना, क्योंकि। लेकिन बेटा रिपल्शन में कभी नहीं ऐसा हो सकता कि दो बॉडीज़ आपस में रिपेल कर रही हैं और एक उसमें से न्यूट्रल हो। सर क्यों नहीं हो सकता ऐसा? बिकॉज बेटा जब भी आप इंड्यूस चार्जेस का कंसेप्ट पढ़ते हो ना, तो आप हमेशा यही पढ़ोगे बेटा कि यहाँ पे पॉजिटिव है अगर तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। देखो दो ही केस बन सकते हैं, यहाँ अगर पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, उसमें भी अट्रैक्शन शो हो रही है। यहाँ अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव होता, उसमें भी अट्रैक्शन शो हो रही है। तो जब दोनों ही केसेस के अंदर अट्रैक्शन शो हो रही है तो दैट मीन्स दो बॉडीज़ आपस में सिर्फ तभी रिपेल कर सकती हैं बेटा जब उन दोनों के ऊपर क्या हो,
चार्जेस हों, और वो भी कैसे चार्जेस, दोनों बॉडीज़ के ऊपर होने चाहिए बेटा सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस। मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर यहाँ भी यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव होना चाहिए। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो अ न्यूट्रल एंड अ चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज शो अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन शो हो भी क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस, जो चार्जेस इंड्यूस्ड हुए उनकी वजह से। अब यहाँ पर मैं क्या लिखवा सकता हूँ, बट। इसको कॉपी करते हैं, यहीं पे पेस्ट कर लेता हूँ, बट अ न्यूट्रल बॉडी एंड अ चार्ज्ड बॉडी नेवर shows रिपल्शन। ठीक है, वो कभी भी रिपल्शन शो नहीं करेंगे, बिकॉज फॉर रिपल्शन, बताओ रिपल्शन के लिए क्या सच है, बोथ द बॉडीज मस्ट हैव, क्या होना चाहिए दोनों बॉडीज़ के पास, सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज। मैं ये नहीं कह रहा उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, बस उस चार्ज का नेचर सेम होना चाहिए। मस्ट हैव सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज। अगर दोनों बॉडी पॉजिटिव है तो रिपल्शन, अगर दोनों ही बॉडी नेगेटिव है तो भी रिपल्शन। दैट मीन्स ट्रू टेस्ट कौन हुआ भाई, अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्शन। वेरी गुड। दस repulsion is the true test of, यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन आ ही नहीं पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अरे अरे, अभी ऊपर करते हैं बेटा इसको थोड़ा सा। Thus repulsion is the true test of इलेक्ट्रिफिकेशन। देखो मैं एकदम परफेक्ट नोट्स बनवाने की कोशिश करता हूँ आपको, वरना बेटा कोचिंग में क्या होता है, टाइम की कमी होती है इतनी ज़्यादा कि वो आपको बस ये मुंह से बोल देते हैं सारी बातें। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ बेटा, आज की डेट में आपको लिटरली ये सब लिखा हुआ होना चाहिए, जिससे आप बार बार इन चीज़ों को क्या कर सकें, रिवाइज। क्योंकि बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेटा आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं, और आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं तो कह भी नहीं रहा, मेरी बातों पर यकीन करो। चुपचाप उठाओ अपनी प्रीवियस ईयर की किताब और उस पर यकीन करो, तो झूठ नहीं बोलेगी। चलिए 14th क्वेश्चन, ये सब बकवास क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको टाइम नहीं दे रहा इनको सॉल्व करने का, आपका मन है तो जल्दी से सॉल्व कर लो पॉज करके वीडियो, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। कह रहे जब आपने एक पॉलीथीन को रब किया वूल से तो पॉलीथीन के ऊपर चार्ज आ गया बेटा 3 × 10⁻⁷ का, और वो कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। तो आप क्या लिखोगे बेटा, चार्ज ऑन पॉलीथीन कितना आया, 3 × 10⁻⁷ नेगेटिव का। पहली बात तो बेटा एक बात बताओ, ए पार्ट का आंसर आसान है, ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए और कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुए। एक बात बताओ, पॉलीथीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आया तो ऑब्वियसली बेटा इलेक्ट्रॉन किस पे गए हैं, पॉलीथीन के ऊपर गए हैं, तभी तो उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आया ना। 10 इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र हुआ है वो कहाँ से कहाँ हुआ है भाई, पॉलीथीन से हुआ है टूवर्ड्स वूल, सॉरी कुछ गलत लिखवा रहा हूँ ना मैं बेटा, इट इज़ फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, बिल्कुल सही है। और बोला कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो भी बता दो, तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। Q इज इक्वल्स टू एनी फॉर्मूला होता है, Q की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻⁷। मैंने आपको बताया है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या पुट किया करो, चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना, n इंटू में E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बेटा n का आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आएगा n, 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। क्या आपको 1/, में इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है। 3 × 10⁻⁷ इंटू में 6.25 × 10⁻18, ये वैल्यू याद आ रही है,
आ रही है तो अच्छी बात है भाई। सॉल्व कर लो आप क्वेश्चन को। देखो 5 3 जाइज 15 है ना, 3 2 जाइज 6 7 0.6 3 जाइज 18, तो 18.75 इंटू 10 टू द पावर प्लस 11 इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्व करने वाली बातें हैं बेटा, आसान सा क्वेश्चन था, ए पार्ट तो बहुत ही आसान था। बेटा बोल रहा है कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथिन। कह रहे हैं कि क्या वूल टू पॉलीथिन में कोई मास का भी चेंज आएगा। बेटा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अगर किसी बॉडी के अंदर, तो उस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन का मास भी तो बढ़ जाएगा। देखो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। मान लो बेटा आपके पास यहाँ पे दो क्या हैं, तराजू हैं, ठीक है। उन दोनों तराजू पे बेटा आपने यहाँ पे कुछ चावल के दाने रखे हैं। मान लो यहाँ पे 5 चावल के दाने थे, या चलो 4 मान लो, और यहाँ पे मान लो 3 चावल के दाने थे। मैं कह रहा हूँ हर एक चावल के दाने का मास जो है वो 1 ग्राम है। तो यहाँ पे कितना मास शो रहा होगा, 4 ग्राम। यहाँ पे कितना मास शो रहा होगा, 3 ग्राम। अब मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ बेटा, इसका एक चावल का पीस उठा के अगर मैं यहाँ रख दूँ तो क्या होगा सर, यहाँ पे 5 ग्राम हो जाएगा मास, और यहाँ पे 2 ग्राम हो जाएगा। बेटा सेम बात है, अगर इस बॉडी से इस बॉडी के पास बेटा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस बॉडी का मास थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। कितना कम हो जाना चाहिए बेटा, उतना ही कम हो जाना चाहिए बेटा जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास कम हो जाएगा, और यहाँ पे जा रहा है तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ में। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे मास कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, जितना मास 2 इलेक्ट्रॉन के पास होता है उतना कम हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे उतना ही मास गेन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। 2 इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है उतना मास यहाँ पे आ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो बोल रहा है क्या कोई ट्रांसफ़र ऑफ मास भी हुआ है फ्रॉम वूल टू पॉलीथिन, तो बिल्कुल हुआ है बेटा, बी पार्ट यस। और कहाँ पे इंक्रीज़ होगा भाई मास, बता सकते हो। मास इंक्रीज़ होगा पॉलीथिन में, क्यों, बिकॉज वूल से पॉलीथिन पे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। यस, तो मास ऑफ पॉलीथिन विल इंक्रीज एंड मास ऑफ, देखो पॉलीथिन का तो इंक्रीज कर गया, वूल विल डिक्रीज। सही है। और इसका रीज़न क्या लिख सकते हो। एक और क्वेश्चन आएगा बेटा जिसमें कैलकुलेट भी करेंगे कितना मास इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ही होगा वो शायद से। चलिए जल्दी उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। उतार लिया होगा ना इससे ऊपर वाला पार्ट, तो जल्दी जल्दी। आई थिंक अगर आपको इस क्वेश्चन को भी उतारने की ज़रूरत पड़ रही है वैसे, तो फिर मैं क्या बोलूँ बेटा, पेपर में अच्छा नहीं जाएगा आपका शायद से। फिर ढंग से पढ़ लो, सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही सड़ा हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने बचे हैं, एक ये बचा है, एक ये बचा है, 3 क्वेश्चन बचे हैं। तो आई थिंक यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं रोकूंगा नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं इस वीडियो को कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और शायद से मैं 7 या 8 टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उसमें इससे पहले जो रिकॉर्ड करी उसमें 15 16 17 क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए थे, लेकिन ना दिक्कत यह हो रही है वो सेव नहीं हो रही मेरे आईपैड में, तो भाई पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो ये रिस्क नहीं लूँगा मैं। छोटी वीडियोस बनाओ लेकिन कम से कम अपलोड तो होंगी वीडियोस। ठीक है, तो कोई नहीं यार, हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बाकी क्वेश्चन को। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, या तीनों क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर आपको लगे आप कर सकते हो खुद से तो आप ठीक है, वेल एंड गुड, आप ट्राई कीजिए ज़रूर। और ये लास्ट क्वेश्चन, और आंसर चेक करने के लिए बेटा ऑब्वियसली हम नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं इनके आंसर्स आपको दे ही दूँगा। तो बस यार अपना ख्याल रखो, ठीक है, और मज़े भी करो लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करना टाइम पे। ठीक है, तो बस यार ध्यान रखना अपना। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, बाय।